हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री व सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वैसे तो मैं भी बात हमेशा बोलता हूं, बट आज का जो टॉपिक है ना वो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का तीसरा टर्म देख रहे हैं हम लोग। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, 4 बेसिस बताए थे। कौन कौन से थे? 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बॉन्ड वेक्टर एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हमें नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। हम बॉन्ड वेक्टर करने जा रहे हैं। इवन कि लोग तो बॉन्ड वेक्टर भी छोड़ देते हैं, मैं बॉन्ड वेक्टर जो है करने जा रहा हूँ। इसके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे, आपको तो चीज़ें आप लोग देख चुके हैं कि ठीक है। आपको जैसे अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कोई पॉइंट ग्रुप है, सपोज कीजिए कि आपके पास पॉइंट ग्रुप है C3V, ठीक है। C3V मतलब NH3 अमोनिया। C3V से क्या सेंस है, मान लीजिए आपके पास अमोनिया है। अगर अमोनिया है, C3V है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बॉन्ड वेक्टर की बात कर देंगे। देखिए, अगर बॉन्ड वेक्टर की बात करेंगे तो कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी बॉन्ड वेक्टर होगा, कोई वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन कोई भी वेक्टर अकेले होगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 होगा। चाहे वो केस आइडेंटिटी का हो, चाहे वो केस C3 का हो, चाहे वो C2 का हो, चाहे वो सिग्मा जेड का हो, सिग्मा V का हो, सिग्मा D का हो, किसी भी केस में किसी भी बॉन्ड वेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हम देखते थे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, जब हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम देखते थे तो वहां पर हम कैरेक्टर देखते थे, ठीक है। वहां पर हम क्या करते थे? कैरेक्टर देखते थे। लेकिन अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड वेक्टर की, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम की बात कैसे कर सकते हैं? यहाँ में बात भी करनी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर की। किसी बात करनी है हमें यहाँ पर? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर की। चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो है, सबसे पहले आप लिखिए इसमें, जैसे आपके पास C3V है, तो C3V के लिए आपके पास क्या क्या आता है? सबसे पहले आइडेंटिटी आएगी, फिर आपको C3 आएगी, पता है आपको 2C3 आएगी, ठीक है। फिर C2 तो आना है नहीं, क्योंकि भाई D वाला ऑप्शन है नहीं ये। ओके, उसके बाद आपको इसमें क्या आना है? सिग्मा V आ जाना है। ये 3 चीज़ें आनी है, ठीक है। देखिए, C3V है तो E है, 2C3 है और 3 सिग्मा V है, ठीक है। सिग्मा V ऑलरेडी कितना आएगा? 3 आएगा। ये देखिए, यहां पर आएगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर। अब चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे ये जो है आपका, ये हो गया आपका अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया हो गया। जैसे गौर से सोचिए कि इसमें अगर बॉन्ड वेक्टर की बात करें, ये अमोनिया है, जैसे हमारे पास लोन पेयर के साथ है, इसमें लोन पेयर भी है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो है आपको, ये है आपको जैसे ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, देखिए बॉन्ड वेक्टर, लोन पेयर को तो खैर लोन पेयर कोई बॉन्ड नहीं होता है, बॉन्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बॉन्ड वेक्टर, दूसरा बॉन्ड वेक्टर, तीसरा बॉन्ड वेक्टर। देखिए 1 2 3, तो इसमें कितने बॉन्ड वेक्टर अनशिफ्टेड रहे? 3। आइडेंटिटी के केस में C3 आया, देखिए अगर C3 आया, देखिए हमने C3 से घुमाया तो कोई भी बॉन्ड वेक्टर अपनी जगह पे नहीं रहा। ये बॉन्ड वेक्टर नहीं है, ये लोन पेयर, हटाओ इसको, देखो वो तो मैंने पकड़ने के लिए किया था। जब C3 से घुमाएंगे तो कोई भी बॉन्ड वेक्टर अपनी जगह पे नहीं रहता है। लेकिन जब सिग्मा V लगाएंगे, ऐसे सिग्मा V लगाएंगे तो देखो ये इसके साथ मिरर इमेज में आ जाएगा। देखो ये इसके साथ मिरर इमेज जाएगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये जहाँ से हम इसको मिरर इमेज लगा रहे हैं वो तो अपनी जगह पे रह जाएगा ना। तो क्या हो गया? 1, ठीक है। देखो ना, जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बॉन्ड वेक्टर, ये बॉन्ड वेक्टर, ये बॉन्ड वेक्टर अपनी जगह पे रहेगा। C3 जब लगा हुआ है जब हम C3 की बात करते हैं, C3 में क्या हो गया कि C3 जैसे ही लगा तो इसमें अब तो कुछ बचा ही नहीं, एक भी बॉन्ड वेक्टर अपनी जगह पे नहीं रहा। और जहां बात करेंगे सिग्मा V की, तो सिग्मा V की अगर हम बात करें तो सिग्मा V में आपको कहीं से भी अगर काटोगे, आप उसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपको एक बॉन्ड ही बचेगा, एक बॉन्ड वेक्टर आपके पास बचेगा। चलो, उसके बाद है आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड वेक्टर। अरे भाई, कोई भी बॉन्ड वेक्टर हो, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही रहेगा ना। किसी भी बॉन्ड वेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा या ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर।
तो पर बॉन्ड वेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन है, 1 1 1। वो तो हमेशा पता है, कोई बॉन्ड वेक्टर रहेगा तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब आपको देखना है टॉर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये देखना है। देखो 3 1 3, 0 और ये 1, तो इस तरह से आपके पास क्या निकल के है, 3 0 1। ठीक है, क्या निकल के आया आपके पास, तो आपके पास निकल के आया आपको 3 0 1। ठीक है, आई बात समझ में कि आपको क्या निकल के आया, तो आपको 3 0 1 निकल के आया। ये पॉइंट जो आपको जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, अमोनिया के लिए। ये ऐसा मत समझ लीजिएगा कि C3V के लिए ही 3 0 1 आया, वो मॉलिक्यूल के लिए था। ये क्या था, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए था। देखिए मॉलिक्यूल बदल रहे हैं, मॉलिक्यूल को बदल रहे हैं। सपोज कीजिए कि इस बार ये मॉलिक्यूल है CHCl3। कौन सा मॉलिक्यूल है, इस बार ये मॉलिक्यूल है CHCl3। जरा गौर से देखिए, CHCl3, देखिए Cl3 और ये CH, तो CHCl3 ये आपका आ गया। अब जरा गौर से देखिए कि आपके पास CHCl3 आ गया। ठीक है, नो डाउट C3V ही होगा पॉइंट ग्रुप। देखो C3 सिग्मा V हो तो क्या, C3V ही तो है CHCl3। देखो C3 नीचे से घूमेगा, ऊपर से सिग्मा V कट जाएगा। तो चलो C3V फिर से लिए हम, लेकिन इस बार क्या है हमारे पास है CHCl3, मतलब ये CHCl ठीक है, ये हो गया। जरा चेक करो इसको, C3V सबसे पहले E, उसके बाद है C3, आपको पता है 2C3 आएगा, फिर आएगा आपको 3C2, फिर आएगा आपको 3 सिग्मा V। ये ठीक है, पता है आपको। चलो मैं बार बार मैं इसको क्यों लिख देता हूँ, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो आता ही नहीं है। देखो C2 तो आता, C2 आएगा तो D3 नहीं हो जाएगा। चलो तो E है, C3 है और सिग्मा V है। भाई साहब देखो, सबसे पहले बात करेंगे आपको नंबर ऑफ अनशिफ्टेड क्या, बॉन्ड वेक्टर। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड, अब एटम नहीं, अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर है। चलो ये आपका C3V रहा। जैसे ही हमने इसमें आइडेंटिटी लगाया, देखो कितने बॉन्ड वेक्टर इजी मतलब अपने पास रिटेन रह जाएंगे, चारों के चारों। अरे भैया CH, ये हाइड्रोजन है, तीनों क्लोरीन है। जब हमने आइडेंटिटी लगाया तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, चारों के चारों बॉन्ड वैसे ही रह गए। चलो अब बात करेंगे C3 की। जब C3 लगाओगे, देखो C3 लगाओगे तो ये तीन नीचे वाला पूरा घूम जाएगा, ऊपर ला नहीं घूमेगा। देखो C3 लगाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ऊपर ला नहीं घूमेगा, तो बॉन्ड वेक्टर एक सही सलामत बच जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा कौन है आपको, सिग्मा V। अब ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा V जब लगाएंगे यहाँ से, जब ऐसे इसको काटोगे आप इसको, देखो जब आप इसको यहाँ से सिग्मा V को काटते हो तो कितने बॉन्ड वेक्टर सही सलामत बच गए आपके पास, तो ये और ये बॉन्ड बच गया। देखो नहीं बचा, देखो तो यहाँ से हमने काटा, चाहे यहाँ से काटा, चाहे यहाँ से काटा, जहाँ से भी आप काटोगे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बचेगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड, मतलब जहाँ से भी काटोगे दो बॉन्ड वेक्टर बच जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर। प्रति बॉन्ड वेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन है, 1 1 1। चलो हो गया, अब निकालो टॉर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो 4 1 4, 1 और ये 2, इस तरह से 4 1 2। तो यही क्या हो गया आपका, जो 4 1 2 है, यही आपका जो है आपका निकल के आ गया क्या, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में। NH3 के लिए देखिए इसका वैल्यू अलग था, इसके लिए वैल्यू क्या हो गया, अलग हो गया। चीज़ें बदल जाती है, मॉलिक्यूल के हिसाब से बदलती, पॉइंट ग्रुप के हिसाब से चीज़ें बदलती तो है, लेकिन मेनली मॉलिक्यूल के हिसाब से बदलती। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि सेम पॉइंट ग्रुप का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू होगा वो सेम आएगा, मॉलिक्यूल के हिसाब से निकलता है। आपको पॉइंट ग्रुप के हिसाब से एग्जैक्ट सही नहीं होता। चलो जैसे हम बात करते हैं C2V की। ठीक है, C2V जैसे हम बात करते, चलो पहले हम H2O की बात करें। ये रहा आपका H2O। देखो ये H2O है, अगर H2O है हमारे पास तो इसमें जो हो गया आपको चलो C2V, इसमें क्या है भाई, सबसे पहले E, फिर कौन है भाई C2Z है, और कौन है भाई सिग्मा XZ, और कौन है सिग्मा YZ, ये है ना चारों। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। अगर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है तो आइडेंटिटी के केस में कितने बॉन्ड बच गए, बॉन्ड वेक्टर दोनों के दोनों। C2Z लगाया, C2Z ये घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितने बॉन्ड वेक्टर अनशिफ्टेड रहे, एक भी नहीं, क्योंकि दोनों ये घूम के यहाँ आ गया, ये घूम के यहाँ आ गया है, तो एक भी नहीं।
ठीक है। सिग्मा एक्स जेड लगा दो, ये सिग्मा एक्स जेड ऐसे लगाओ, कितने बॉन्ड वेक्टर बच गए, दोनों के दोनों। सिग्मा वाई जेड लगाओ ऐसे, कितने बच गए, एक भी नहीं। तो 2 0 2 0। चलो उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर 1 1 1 1, इसका मतलब क्या हो गया, टॉ। टॉ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, 2 0 2 0 2 0 20 20। ठीक है, आई बात समझ में, बताइए समझ में आ रही बात, कैसे हो रहा है। चलो वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं आपको D3H, ठीक है। एक एग्जांपल उठाते हैं, चलो थोड़ा नया एग्जांपल उठाएं हम लोग। PCl5 ले लो, बताइए PCl5 का बॉन्ड ये क्या हो गया, पॉइंट ग्रुप क्या हुआ, जल्दी बताइए। PCl5 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, सोच जल्दी बताइए। D3H क्या हुआ, देखो ना, C3 है, बिल्कुल है, C2 है, बिल्कुल है, सिग्मा H है, बिल्कुल है, हो गया D3H। ज़्यादा सोचो मत, देखो ये ना, C3 है, बिल्कुल है सर, ये देखो C3 दिख रहा है, C3 दिखा, C2 दिखोगे, ये देखो C2, देखो देखो दिखा C2, C3 भी दिखा और C2 भी दिखा, तो काम तो D3 यही हो गया। और अगर C3 यहाँ से, तो सिग्मा H भी है, देखो ना, अगर ये यहाँ से C3 है तो सिग्मा H तो यहीं से दिख गया आपको, तो C3 C2 और सिग्मा H हो तो गया D3H। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया है। D3H है अगर, तो D3H है तो भाई यहाँ पर क्या होगा आपको, सबसे पहले तो C3 होगा, C3 एक ही है, इसका मतलब ऑपरेशन मिला के 2C3। उसके बाद 3C2, और क्या है भाई 1 सिग्मा H, सिग्मा H है, थोड़ा सा फ्रेश लिख दो, 1 सिग्मा H, और क्या है भाई, तो 1 सिग्मा H हो गया। अब आपको क्या लिखना है, इसमें D3 है तो S3 भी होगा, ठीक है, इसमें D3 है तो S3 भी होगा, चूंकि 2C3 है तो 2C3 मतलब नंबर ऑपरेशन मिला के ना, तो S3 में भी तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि 3 है तो n-1, तो कितने ऑपरेशन हो गए, 2। अच्छा ये S3 भी हो गया, और आगे बढ़िए, ठीक है, D3S 2C3 3C2 1 सिग्मा H 2S3, और आगे बढ़िए। अब इसमें ये मिला के अब क्या हो गए, देखिए ये D3 है, 3 चौके 12 होना चाहिए। अच्छा एक आइडेंटिटी बार बार छूट जाती है, पहले ही आइडेंटिटी पहले ही आनी चाहिए, 1 2 3 3 6 1 7 2 9, और क्या हो गया भाई 3 सिग्मा भी, ये 3 सिग्मा भी हो गया 12। देखिए 1 2 3 3 6 1 7 2 9 और 3 12, तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप हो गए, देखिए ये क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप हो गए। अब सबसे पहले नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, देखो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर की बात करें, ये रहा आइडेंटिटी, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर कितने, सोच के बताओ, सोचो। भैया पांचों के पांचों रह गए, 1 2 3 4 और 5, तो पांचों के पांचों रह गए, ठीक है। बात करते हैं C3 की, लगाओ C3, घुमाओ C3, कितने अनशिफ्टेड रह गए सर। जैसे C3 लगाते हैं सर, ये नीचे वाला तो पलट जाता है, जो इक्वेटोरियल है वो पलट जाता है, एक्सियल वाला सेम रह जाता है, एक्सियल सेम रह जाता है, कितना बचेगा ये सर। C2 लगाते हैं, C2 ये देखो, ये देखो C2 दिख रहा है, देखो यही ना C2, देखो ये ऐसे था, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ऐसे, तो जब C2 लगाते हैं तो पास कितना बचता है, 1 बचता है। सिग्मा H, ये सिग्मा H यहाँ से लगाओ, जब सिग्मा H लगाओगे तो कितने बचेंगे, तो 3 बच जाएंगे। देखो सिग्मा H मतलब ये तो ये और ये तो मिरर का पार्ट हो जाता है ना, सिग्मा H में ये और ये तीनों कट जाएगा, तो कितना हो गया 3। अच्छा S3 लगाना है, S3, जब S3 लगाओगे तो S3 लगाने पे क्या होगा भाई, सबसे पहले C3 लगाओ, देखो C3 लगाओगे एक्सियल घूम गया, प्लेन लगा दो इक्वेटोरियल भी घूम गया, अरे भैया मेरे इस एक्सिस पे तुम घुमाओगे, देखो इस एक्सिस पे घुमाओगे C3, और फिर इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर में तुम प्लेन लगाओगे, पता चला यहाँ पर तुम एक्सियल घुमा दिए, जब प्लेन लगाते इक्वेटोरियल भी पलट गया, तो बचा क्या, एक भी नहीं समझ पा रहे हो, एकदम रिलैक्स होकर देखो, देखो ये है, जब आप इसको C3 घुमाए एक भी एक्सियल बचा अनशिफ्टेड नहीं सर,
अब ठीक जिस एक्सिस पे आप लगाए उसी को परपेंडिकुलर आप क्या लगाओगे, प्लेन लगाओगे। तो जब आप प्लेन लगाते हो तो ये भी तो पलट गया, जो इक्वेटोरियल था वो भी पलट गया, इक्वेटोरियल पलटा एक्सियल ही पलटा, कोई नहीं बचा, इसलिए 0। अब बात करेंगे सिग्मा वी की। सिग्मा वी कहाँ से, सिग्मा वी भाई C3 है तो सिग्मा वी यहाँ से ऐसे। तो सिग्मा वी आप यहाँ लगा दोगे तो सिग्मा वी आप देखो ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, देखो नहीं समझ रहे बात को, ऐसे लगाओ, ऐसे सिग्मा वी ऐसे लगेगा, फिर सिग्मा वी ऐसे लगेगा, फिर सिग्मा वी ऐसे लगेगा। सोच के बताओ कितने बचे, तो 3, 1 2 3, देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 यहाँ आपको क्या हो गया, बॉन्ड वेक्टर आ गया। चलो यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब देखो क्या देखना है हमें, तो कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर, कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर, वो तो भाई आसान है, हो गया। इसका मतलब आपको देखना है टॉ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या हो गया 5 2 1 3 0 3, देखो ये हो गया आपको 5 2 1 3 0 3, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर है वही क्या हो जाएंगे, आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसमें कुछ, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर होता है वो तो 1 होता है। कोई कष्ट इसमें, कोई तकलीफ, कोई दुख बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे कमेंट में लिखिए। व्हाट्सअप नंबर आपको पता है 8544010370। ठीक है, आप मेरे ऐप पे आइए, ऐप पे आप बहुत अच्छे से चलिए ठीक है ऐप के बारे में तो आपको पता ही है, इवन ये भी होता है कि आप इस वीडियो को ऐप के ऊपर ही देख रहे हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। ठीक है, चलो टेट्राहेड्रल की बात करें। ये लिया हमने टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल लिया। अब आपको क्या सिखाना, टेट्राहेड्रल में कौन है भाई, CH4। ये देखो बात करते टेट्राहेड्रल की, E, फिर आपको क्या हो गया सबसे पहले 8C3, कैसे 8C3 आपको पता है, 3C2, और आगे बढ़िए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपको सिग्मा H, सिग्मा V वर्ग नहीं है, इसमें क्या हो गए 6S4 और 6 सिग्मा D। ठीक है, देखिए 1 8 1 9 9 3 12 6 6 12 12 2 24। आपको पता है टेट्राहेड्रल में क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं, 24 होते हैं। चलो ठीक है, हम बात करते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, जब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो 4 बॉन्ड वेक्टर है, चारों के चारों रह गए, किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। ठीक है, तो चारों के चारों रह गए। C3 लगाइए, ऑब्वियस सी बात, C3 लगाओगे तो क्या होगा, सिर्फ एक बॉन्ड वेक्टर बचेगा, नीचे वाले तो सारे हिल गए, एक ऊपरला नहीं हिला। C2 लगा दो, यहाँ से C2, देखो C2 ऐसे लगाएंगे, यहाँ से C2, ये ऐसे C2 जब ऐसे लगाएंगे तो आपके पास एक भी बॉन्ड वेक्टर सलामत नहीं बचा। S4 लगाओगे, आपको भी पता है कि S4 में क्या होगा, सबसे पहले C4 लगाओगे, फिर मिरर प्लेन लगाओगे, S4 में एक भी आपको बॉन्ड वेक्टर नहीं बचा, क्योंकि कोई बॉन्ड बचता ही नहीं है, सारे बदल जाते हैं। जब भी S की बात आती है तो कोई भी बॉन्ड अपनी जगह पे नहीं बचता, सारे बॉन्ड हिल जाते, सारे बॉन्ड सारे एटम हिल जाते हैं। सिग्मा D की बात करें, सिग्मा D आप लगा दो, देखो सिग्मा D जैसे आप लगाओगे तो आप ऐसे काटोगे, देखो यहाँ से जब आप ऐसे काटोगे तो कितने बॉन्ड वेक्टर आपने बचा लिए, तो आप 2 बॉन्ड वेक्टर बचा लिए, तो आपके बॉन्ड वेक्टर कितने बच गए, 2। चलो ठीक है, यहाँ भी ले लिए। अब इसका लेना है क्या आपको, आपको पता हो तो गया, ऐसे आपको देखना है तो आप लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर 1 1 1 1 1। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया 4 1 1, नहीं सॉरी, तो 0 हो गया, 0 और ये 2, तो ये आपको हो गया क्या, टॉ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये टॉ रिड्यूसिबल 4 1 0 0 2, देखो 4 1 0 0 2, ये आपका आंसर हो गया टेट्राहेड्रल के लिए, है कि नहीं, कितना आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं ना, आप कोई भी हो एग्जाम्पल आप उसको उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, बस आप ये याद रखिए कि अलग अलग केस में अलग अलग होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है अगर एक ही पॉइंट ग्रुप है, उस पॉइंट ग्रुप में जितने मॉलिक्यूल हैं वो सारे मॉलिक्यूल एक जैसा बिहेव करें। ठीक है, आपके पास जैसे मॉलिक्यूल अगर पॉइंट ग्रुप सेम भी रह जाता है, फिर भी अगर मॉलिक्यूल बदलता है तो चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, चीज़ें क्या होगी, चीज़ें बदल जाएंगी। तो पॉइंट ग्रुप सेम रहने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपका मॉलिक्यूल क्या है।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने, ये वीडियो छोटा ही रहा बट इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बॉन्ड वेक्टर को यूज़ करके जो है हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। बॉन्ड एंगल आपके सिलेबस में है ही नहीं, बहुत हाई लेवल पे पढ़ना है उसको मत देखिए, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री का तो अंत नहीं है, पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन बॉन्ड एंगल हमें यहाँ नहीं पढ़ना है तो उसको छोड़ दीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टर टेबल और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा जो है यही लास्ट बचा हुआ है, इसी को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के साथ। इसको बिल्कुल दबा के हम इसको अच्छे से सीखेंगे ताकि आपको भी एक एक बात समझ में आ जाए। तो पीछे के सारे आपको जो है ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लीजिए कि अब जो हमारा आने वाला ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम सच में ग्रेट है। इतने सारे टर्म्स कंडीशन आने वाले हैं कि 99% बच्चे तो मतलब उनका दिमाग धुआं मार जाता, छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि अब जो कैरेक्टर टेबल के सवाल आते हैं ऑलमोस्ट बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, जैम का सिलेबस तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, ये सब जैम में आता ही नहीं किसी भी एंगल से, ये सारा जेआरएफ का चल रहा है। ठीक है, इसलिए कोई जैम वाला बच्चा पढ़ रहा है अच्छी बात है, पढ़िए, बिल्कुल साथ साथ चलिए, छोड़िए मत, ये मत सोचिए कि सर जैम वाला पोर्शन में नहीं आया, कोई नहीं, पढ़िए। ठीक है, केमिस्ट्री बिल्कुल सीख के रहनी चाहिए। आप जितना भी सीखेंगे, एक बार जब आप जेआरएफ के टाइम में जाके फिर रिवाइज करेंगे तो आपके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।